उत्पाद नियोजन के उद्देश्य, आवश्यकता या महत्व, ऑब्जेक्टिव, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। उत्पाद नियोजन एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी से विपणन कार्यक्रम का श्री गणेश होता है। ये संपूर्ण संस्था की सफलता को निर्धारित करने वाला कार्य है। अतः उत्पाद नियोजन के अनेक उद्देश्य होते हैं एवं इसकी आवश्यकता महत्व अनेक कारणों से है। निम्नलिखित कुछ बिंदु से उत्पाद नियोजन के उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। पहला, विपणन कार्यक्रम का आधार, बेसिस ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। उत्पाद नियोजन विपणन कार्यक्रम का आधारभूत एवं प्रारंभिक कार्य है। विलियम जे स्टैंटन ने ठीक ही कहा है कि उत्पाद नियोजन संस्था के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है। यही से संस्था के विपणन कार्यक्रम की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस कार्य के बाद ही अन्य विपणन कार्य यथा मूल्य निर्धारण, वितरण, संवर्धनात्मक कार्यों का श्री गणेश होता है। दूसरा पॉइंट, उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति, हेल्प्स मीट कंज्यूमर नीड्स। उत्पाद नियोजन का कार्य उपभोक्ता की आवश्यकताओं, इच्छाओं, पसंदगी, नापसंदगी, विविधता आदि को जानने से ही प्रारंभ होता है। अतः इस कार्य के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को भली प्रकार पूरा किया जा सकता है। सुविधाजनक उत्पाद, कन्वेंट प्रोडक्ट्स। उत्पाद नियोजन से उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक उत्पाद उपलब्ध हो सकते हैं। अतः उत्पाद नियोजन के द्वारा उत्पाद का आकार, रंग, रूप, डिजाइन आदि उपभोक्ता की सुविधा को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। फलतः उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक उत्पाद मिलने लगे हैं। उदाहरण रूप में आजकल महिलाओं की सुविधाओं के अनुसार घरेलू उपकरण, स्कूटर, जूते, चप्पल आदि बनने लगे हैं। बच्चों और बूढ़ों की सुविधा का भी आजकल कई उत्पादों के निर्माण में ध्यान रखा जाता है। चौथा पॉइंट, दोष रहित उत्पाद, प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट या जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट। उत्पाद नियोजन का एक लाभ ये भी है कि उपभोक्ताओं को दोष रहित उत्पाद उपलब्ध होने लगे हैं। आजकल उत्पाद का रंग, रूप, आकार, किस्म आदि का निर्धारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें दोष न हो। टीवी, फ्रिज, स्कूटर ही नहीं, दैनिक उपयोग की छोटी से छोटी वस्तु को दोष रहित उपलब्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये कुशल उत्पाद नियोजन से ही संभव है। पांचवा आवश्यकता का बिंदु, संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उत्पाद नियोजन संस्था के संसाधनों के सदुपयोग में भी सहायक है। उत्पाद नियोजन के अंतर्गत उचित उत्पादों को खोजा जाता है, उनका विपणन परीक्षण किया जाता है, विद्यमान उत्पादों में आवश्यक सुधार और परिवर्तन किया जाता है और अलाभकारी उत्पादों को संस्था की उत्पाद श्रृंखला से हटाया जाता है इन सब के परिणामस्वरूप संस्था उत्पादों निर्माण कर पाती है जिनकी बाजार में मांग होती है। फलतः संस्था के संसाधनों का सदुपयोग संभव है। छठा पॉइंट, लागतों में कमी, रिड्यूस कॉस्ट। अच्छे उत्पाद नियोजन से संस्था के संसाधनों का अपव्यय नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अच्छे उत्पाद नियोजन से निर्मित उत्पादों को बेचना भी आसान होता है। अधिक संवर्धनात्मक वितरण व्यय नहीं करने पड़ते हैं, फलतः संस्था की लागतों में कमी आती है। सातवां पॉइंट, अधिक विक्रय एवं लाभ, इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। अच्छे उत्पाद नियोजन से संस्था के उत्पादों का विक्रय बढ़ता है। ऐसा अच्छे उत्पादों का कम लागतों के कारण होता है। इसके परिणामस्वरूप संस्था के लाभों में भी वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी। अच्छा उत्पाद नियोजन संस्था के उत्पादों को अच्छे मितव्ययी बना सकता है। इससे संस्था की बाजार में प्रतिस्पर्धा क्षमता में अभिवृद्धि होती है। संस्था का दीर्घकालीन अस्तित्व, लॉन्गर सर्वाइवल ऑफ इंस्टीट्यूशन। दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। व्यक्ति उत्पाद तो जन्म लेते हैं, सभी मरते हैं, किंतु नियमित जीवनचर्या वाले व्यक्ति का नियमित जीवनचर्या वाले व्यक्ति की तरह भली प्रकार से नियोजित उत्पाद भी दीर्घायु होते हैं। ये वे अपने यौवन के शिखर पर अधिक लंबे समय पर टिकते हैं और संस्था के अस्तित्व को भी दीर्घायु बना देते हैं। इतना ही नहीं, विद्यमान उत्पादों की समीक्षा करके उनमें आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन करने से भी उत्पादों की संस्था की आयु में भी वृद्धि होती है। जोखिम में कमी, मिनिमाइज रिस्क। नए उत्पादों के कारण व्यावसायिक संस्थाओं को भारी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। समुचित उत्पाद नियोजन के कारण ही कई नए उत्पाद बाजार में असफल हो रहे हैं।
कोटलर आर्मस्ट्रांग ने एक नवीनतम अध्ययन का संदर्भ देकर लिखा कि पैकेजिंग युक्त उपभोक्ता माल श्रेणी में नवीन उत्पादों की असफलता की दर 80% है। एक अन्य शोध से पता चला है कि औद्योगिक उत्पादों में से 33% उत्पाद बाजार में प्रस्तुत करने के समय ही असफल हो गए थे। इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि नवीन उत्पादों में भारी जोखिम विद्यमान है, किंतु समुचित उत्पाद नियोजन का सहारा लेकर इन जोखिमों को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास में सहायक इंस्ट्रूमेंटल इन ग्रोथ। आधुनिक युग में विकास नवकरण पर निर्भर करता है। नवीन उत्पादों का विकास करके नए कच्चे माल या तकनीक का उपयोग करके जो संस्था न्यूनतम लागत पर अच्छा उत्पाद उपलब्ध कर सकती है वही आगे विकास कर सकती है। उत्पाद नियोजन इस विकास यात्रा में महत्वपूर्ण रूप में योगदान दे सकता है। नेक्स्ट सामाजिक दायित्वों का निर्वाह, डिस्चार्ज और या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आधुनिक युग में प्रत्येक संस्था का सामाजिक दायित्व होता है। अच्छे उत्पाद नियोजन से वह उपभोक्ताओं स्थानीय समुदाय में देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर सकती है। अच्छे उत्पादों से उपभोक्ताओं स्थानीय समुदाय के प्रति दायित्वों की पूर्ति कर सकती है। इनसे उपभोक्ता में समाज का जीवन स्तर और जीवनी किस्म में सुधार होता है। उत्पाद नियोजन से देश के संसाधनों का सदुपयोग होता है, अतः देश के प्रति दायित्व निर्वाह भी संभव है। कानूनी दायित्वों का निर्वाह, आजकल उचित उत्पाद उपलब्ध करना एवं उसकी उद्देश्य क्षमता को सुनिश्चित करना व्यवसाय का वैधानिक दायित्व भी हो गया है। हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। ये उपभोक्ताओं को अनेक अधिकार प्रदान करता है। यदि कोई उत्पाद उचित किस्म परमाप निष्पादन क्षमता का नहीं होता है तो उत्पादक व्यवसायी उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। अच्छा उत्पाद नियोजन करके उत्पादक व्यवसायी स्वतः ही अपने वैधानिक दायित्वों से सुरक्षित हो जाता है। इस प्रकार उत्पाद नियोजन की इन बिंदुओं के आधार पर अपन कह सकते हैं कि उसके आवश्यकता है, उसका महत्व है कि संस्था के लिए ये संस्था के उद्देश्य भी है जिनकी पूर्ति इसके द्वारा की जा सकती है। अब नेक्स्ट है उत्पाद जीवन चक्र, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दुनिया का शास्त्र सत्य है कि जो जन्म लेता है वह मरता है। मानव, वनस्पति, पशु, पक्षी आदि सभी जन्म लेते हैं और सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर होते हैं। बेजान उत्पाद की भी यही कहानी है। उत्पाद भी जन्म लेता है और विभिन्न अवस्थाओं को पार करता हुआ समाप्त हो जाता है। प्रोफेसर थियोडोर लेविट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उत्पाद जीवन चक्र अवधारणा को प्रचारित किया। इसके बाद प्रोफेसर वासवेन, CR वासेन थे, प्रोफेसर लक, प्रोफेसर RD ब्लैकवेल, प्रोफेसर JF रॉबसन आदि ने इस अवधारणा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। उत्पाद जीवन चक्र एक विशिष्ट अवधारणा है जो किसी उत्पाद के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करती है। जिस प्रकार एक मानव का जीवन चक्र विभिन्न क्रमागत अवस्थाओं से में बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार एक उत्पाद का जीवन चक्र भी विभिन्न अवस्थाओं से बना हुआ है। एक मानव जीवन में जन्म, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था क्रमशः आती है। उसी प्रकार एक उत्पाद की भी यही अवस्थाएं आती है। उत्पाद जीवन चक्र का आशय मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? उत्पाद जीवन चक्र को सामान्यतः एक रेखा चित्र माध्यम से प्रकट किया जाता है। इसमें किसी उत्पाद के बाजार में पृष्ठभूमि से लेकर उसकी बाजार से अठाने तक में बिक्री की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। प्रोफेसर कोटलर के अनुसार उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के बिक्री इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को पहचानने का प्रयास है। प्रोफेसर रिचार्ड बुशक्रिक के शब्दों में उत्पाद जीवन चक्र अवधारणा एक जीवित प्राणी की तरह ही है, जिसमें उत्पाद का जन्म होता है, कुछ समय विकसित होने में लगता है, अंत में परिपक्वता को प्राप्त करता है, तत्पश्चात अंततः मृत्यु के लिए गिरावट प्रारंभ होती है। इस प्रकार उत्पाद जीवन चक्र की अवधारणा ये बताती है कि उत्पाद का जीवन चक्र विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। इन अवस्थाओं को जन्म, प्रस्तुतिकरण, विकास, परिपक्वता और सहक्रमति तथा मृत्यु के लिए पतन के नाम से जाना जाता है। उत्पाद जीवन चक्र की सभी सामान्य अवस्थाएं हैं। उत्पाद जीवन चक्र भी कभी कभी मानव जीवन चक्र की तरह अचानक भी समाप्त हो जाता है। जीवन चक्र की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। उत्पाद जीवन चक्र की सामान्यतः 6 अवस्थाएं होती है। पहली उत्पाद विकास अवस्था, दूसरी प्रस्तुतिकरण अवस्था, तीसरी विकास अवस्था, चौथी परिपक्वता अवस्था और पांचवी संतृप्ति अवस्था।
और छठी पतन से मृत्यु की ओर की अवस्था, पतन से मृत्यु की ओर की अवस्था। पहला उत्पाद जन्म का पहली अवस्था है उत्पाद विकास अवस्था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। इसी उत्पाद की जन्मावस्था भी कहते हैं, बर्थ स्टेज भी कहते हैं। उत्पाद जीवन चक्र का प्रारंभ उत्पाद विकास की प्रक्रिया के साथ ही प्रारंभ होता है। उत्पाद विकास प्रक्रिया में उत्पाद की सर्वप्रथम जांच विपणन की जाती है, तत्पश्चात उसका व्यवसायीकरण किया जाता है। इस अवस्था में उत्पाद का विक्रय नगण्य होता है, जबकि विनियोग लागतें बहुत अधिक होती है। फलतः इस अवस्था में उत्पाद से लाभ होने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। दूसरी अवस्था है प्रस्तुतिकरण की अवस्था, इंट्रोडक्शन स्टेज। उत्पाद विकास की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। ये उत्पाद की बाल्य अवस्था है। इस अवस्था में बहुत कम उपभोक्ता व्यापारी इसे जानते हैं, इसके गुणों से भी बहुत लोग परिचित नहीं होते हैं। अतः इस अवस्था में उत्पाद का बाजार में कोई विशेष स्थान नहीं होता है, फलतः इसकी मांग भी बहुत सीमित होती है। इस अवस्था में सामान्यतः उत्पाद की स्थिति इस प्रकार होती है। उत्पाद की मांग बहुत कम होती है, उत्पाद की मांग वृद्धि दर भी बहुत कम होती है। माल की मांग भी कुछ उपभोक्ताओं तक सीमित होती है। उत्पाद से लाभ बहुत कम होते हैं और इससे हानि भी हो सकती है। कई लाभों या हानि का प्रमुख कारण उत्पादन संवर्धन लागतों का अधिक होना भी होता है। कम लाभों या हानि का प्रमुख कारण उत्पादन में संवर्धन लागतों का अधिक होना ही होता है। माल के वितरण के लिए मध्यस्थों को आकर्षित करने तथा माल का भंडारण बनाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। संवर्धनात्मक साधनों पर भी व्यय अधिक होता है। उत्पाद प्रवेश अवस्था में कई संस्थाएं अलग अलग प्रकार की विपणन योजनाएं अपना सकती है। कुछ संस्थाएं ऊंचे मूल्य एवं कम संवर्धन खर्च की रणनीति अपनाती है। ये रणनीति तब कार्य कर सकती है जबकि अधिकांश उपभोक्ता उत्पाद के बारे में जानते हो तथा अधिक मूल्य देने के लिए तैयार हो। कुछ अन्य संस्थाएं उत्पादों को बाजार में प्रवेश कराने के लिए कम मूल्य एवं अधिक संवर्धन खर्च की नीति अपनाती है। ये नीति उस समय कार्य करती है जबकि उपभोक्ता उत्पाद के बारे में नहीं या बहुत कम जानते हो तथा अधिक मूल्य देने को तैयार न हो। कुछ अन्य संस्थाएं बाजार में अग्रणी स्थान बनाए हुए हैं, उत्पाद प्रवेश के समय अधिक ऊंचे मूल्य रख सकती है, किंतु जो ऐसा नहीं करती है वे धीरे धीरे उत्पाद की अगली अवस्थाओं में अधिक मूल्य रख सकती है। प्राय संस्था इसी दूसरी नीति को ही अपनाती है। तीसरी अवस्था है विकास अवस्था, ग्रोथ स्टेज। यदि उत्पाद बाजार में प्रवेश करने के बाद उपभोक्ताओं को अपेक्षित संतुष्टि प्रदान कर पाता है तो विकास अवस्था को प्राप्त करता है। इस अवस्था में उत्पाद का विक्रय तीव्र गति से बढ़ता है। विद्वान उपभोक्ताओं तो उत्पादन का क्रय करते ही हैं, साथ ही नए उपभोक्ता भी उत्पाद क्रय करने लगते हैं। संतुष्ट उपभोक्ताओं द्वारा उत्पाद की प्रशंसा करने से उत्पाद का विक्रय और भी तीव्र गति से बढ़ता है। उत्पाद का विक्रय बढ़ते जाने से बाजार में नई प्रतिस्पर्धा भी जन्म लेने लगती है। वे अपने उत्पादों को नए लक्षणों के साथ प्रस्तुत करती है। इससे बाजार का विस्तार होने लगता है। बाजार में मध्यस्थों की संख्या भी बढ़ती है तथा इनके पास भी स्टॉक रहने से उत्पाद का विक्रय और अधिक बढ़ जाता है। इस अवस्था में उत्पाद का मूल्य, संवर्धनात्मक व्यय आदि का स्तर भी सामान्यतः पूर्ववर्ती बना रहता है। ये उल्लेखनीय है कि उत्पाद विकास अवस्था में लाभों में वृद्धि होती है। इसका प्रमुख कारण विक्रय संवर्धन उत्पाद की लागतें समान बनी रहती है, जबकि विक्रय अधिक होने से प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। इस अवस्था में संस्था अपना तीव्र विकास करने पर ध्यान देने लगती है। वह उत्पादों की किस्म सुधारने तथा नए उत्पादों में नवीन लक्षणों का विकास करने पर ध्यान भी देती है। इतना ही नहीं, संस्था नए बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करने तथा वितरण के नए माध्यम को अपनाने का प्रयास करती है। समय आने पर संस्था अपने उत्पादों के मूल्यों में कमी करती है ताकि अधिकाधिक ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। चौथी अवस्था परिपक्वता अवस्था, मैच्योरिटी स्टेज। प्रत्येक उत्पाद के जीवन में एक ऐसी अवस्था भी आती है जब उसके बिक्री की विकास गति, सेल्स ग्रोथ रेट कम होने लगती है। यही अवस्था उत्पाद की परिपक्वता की अवस्था के नाम से जानी जाती है। इससे उसके लाभ भी कम होने लगते हैं तथा प्रतिस्पर्धा भी तीव्र होने लगती है। ऐसे में संस्था को संवर्धनात्मक साधनों का उपयोग बढ़ाना पड़ता है, जिससे लाभों पर और भी दबाव बढ़ जाता है। इस स्थिति में उत्पाद प्रगति को भी ऊपर व नीचे बढ़ाया जाता है, किंतु इसके परिणाम स्वरूप भी लागतों में वृद्धि होती है तथा लाभों पर और दबाव बढ़ता है। विक्रय वृद्धि दर में गिरावट होने से बाजार में उत्पादों तथा उत्पादों दोनों को ही संख्या में वृद्धि होती है। इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, मूल्यों में गिरावट आने लगती है तथा विज्ञापन विक्रय संवर्धन व्यय में वृद्धि होने लगती है। इतना ही नहीं, प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए उत्पाद में सुधार करने हेतु शोध विकास के व्यय भी करने पड़ते हैं। इन सब का अंततः प्रभाव लाभों पे
लाभों में कमी के रूप में होता है। ऐसे में कमजोर उत्पादों को प्रतिस्पर्धा से बाहर होना पड़ता है और केवल छोटी संस्था ही प्रतिस्पर्धा में टिकी रहती है। अब पांचवी अवस्था है संतृप्ति अवस्था, सैचुरेशन स्टेज। उत्पाद जो संतृप्ति अवस्था की ओर अक्सर होता है, त्यों परिपक्वता की स्थिति में पाई जाने वाली सभी स्थितियां की ओर अधिक परख होने लगती है। दूसरे शब्दों में अपने कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो जाती है और संपूर्ण बाजार अनेक ब्रांड के उत्पादों से संतृप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में संस्था विद्यमान उत्पादों के नए उपयोग खोजकर या फैशन में परिवर्तन करके उत्पादों का विक्रय करने का प्रयास करती है। ऐसे में मध्यस्थों की भूमिका भी बढ़ जाती है, तब संस्था अपने लाभ को घटाने के तरीके ढूंढने लगती है। पतन, छठी अवस्था, पतन की अवस्था, डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है? जीवन चक्र की अवस्था में उत्पाद का चमकता सूर्य डूबने की ओर बढ़ता है। नए या प्रतिस्थापन उत्पाद कम बाजार में आने से विद्यमान उत्पादों का विक्रय निरंतर गिरता जाता है। उत्पाद की इस अवस्था में पूछने में विक्रय गिरने के कुछ भिन्न कारण होते हैं, जैसे उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन, तकनीकी में परिवर्तन, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा आदि। इन सब कारणों से विक्रय तथा लाभों में भारी कमी होने लगती है। ऐसे में कई संस्थाएं अपना कारोबार बंद कर देती है। जो संस्थाएं टिकी रहती है वे अपने उत्पादों की संख्या को उठा लेती है। इतना ही नहीं, वे छोटे बाजार क्षेत्रों तथा छोटे मध्यस्थों को भी छोड़ देती है। वे अपने सुविधा में भी कटौती कर लेती है। अंततः वे अपने उत्पाद के मूल्यों को भी घटा देती है। उत्पाद इस अवस्था में धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है, तब उसे नीचे मूल्य पर बेचना कठिन हो जाता है। इसे जारी रखना संस्था के लिए बहुत महंगा पड़ने लगता है। इससे संस्था की ख्याति पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। तब एक दिन ऐसा भी आ जाता है संस्था को इस उत्पाद को त्यागने का निर्णय करना पड़ता है। इस प्रकार उत्पाद जीवन चक्र मानव जीवन चक्र तरह ही कार्य करता है। वो जन्म लेता है और जन्म लेके विकास होता है, विकास से वो अपनी परिपक्वता अवस्था पहुंचता है, फिर संतृप्ति और मृत्यु की पतन से मतलब विक्रय में कमी मृत्यु का कारण होती है। उसके समान में अपन समझ सकते हैं। इस प्रकार उत्पाद जीवन चक्र एक संस्था के लिए महत्वपूर्ण है कि उसको किस समय उत्पाद से फायदा उठाना है, वो किस समय संस्था की लागतों को कम करना है। अब नेक्स्ट है उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सामान्यतः उत्पाद विकास से तात्पर्य नए उत्पाद के विकास से ही लगाया जाता है। अतः इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित होते हैं जो किसी नवीन उत्पाद के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। उत्पाद विकास की कुछ एक प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार है। कोडलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार उत्पाद विकास की उन्नति की वह रचना है जिसके अंतर्गत विद्यमान बाजार संभागों में संशोधित या नए उत्पाद प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरे विलियम जे स्टेशन एंड उसके कोएथर के अनुसार उत्पाद बाजार उन्नति की वह रचना है जिसमें संस्था अपने विद्यमान बाजारों में बेचने के लिए नए उत्पादों विकास करती है। कोड बेकर के अनुसार उत्पाद विकास से तात्पर्य बाजार की सटीक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्पाद का आविष्कार करना है। निष्कर्ष रूप में अपने कह सकते हैं उत्पाद विकास वह रचना है जिसके अंतर्गत विद्यमान बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप नए उत्पादों का विकास कर बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। अब है उत्पाद विकास प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। उत्पाद विकास करना एक जटिल कार्य है। इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि इसके विधिवत प्रक्रिया को अपनाया जाए। ऐसी प्रक्रिया में अनेक चरण हो सकते हैं। इन चरणों की संख्या प्रत्येक संस्था में भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु एक आदर्श उत्पाद प्रक्रिया में निम्नलिखित 6 चरण पाए जाते हैं। पहला, विचारों की उत्पत्ति या जन्म, जनरेशन ऑफ आइडियाज। उत्पाद विकास प्रक्रिया का प्रथम चरण है उत्पाद संबंधी विचारों की उत्पत्ति या जन्म। जब किसी व्यवसाय या विपणनकर्ता के मस्तिष्क में किसी नए उत्पाद का विचार जन्म लेता है तभी उसमें विकास की बात आगे बढ़ती है। नए विचार ही नए उत्पाद की जननी है। अतः जितने अधिक अच्छे और सुदृढ़ विचारों जन्म होगा उतने ही अच्छे उत्पादों का विकास हो सकेगा। विचारों की उत्पत्ति के अनेक स्रोत हो सकते हैं। कुछ प्रमुख स्रोत अगर लिखित है। पहला, ग्राहक, जो सभी अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं, पसंद नापसंद, समस्याओं के रूप में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। दूसरा, विक्रयकर्ता, अर्थात संस्था के विक्रयकर्ता जो ग्राहकों तथा बाजार के निकट संपर्क में होते हैं। वे बाजार की मांग, प्रतिस्पर्धी उत्पादों, उपभोक्ताओं की समस्याओं के आधार पर अपनी संस्थाओं को नए उत्पादों के लिए विचार उपलब्ध कर सकते हैं। तीसरा, उत्पादन विभाग के कर्मचारी, संस्था के विद्यमान उत्पादों की कमियां, अच्छाइयों दोनों से भली परिचित होते हैं। चौथा, अन्य विभागों के कर्मचारी भी संस्था के लिए नए उत्पाद के लिए सुझाव दे सकते हैं। पांचवा, उच्च प्रबंधक, जो सर्वत्र आते जाते हैं, देश विदेश भ्रमण करते हैं, अनेक प्रतिनिधियों से मिलते हैं, विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मेलों प्रदर्शनों में भाग लेते हैं। अतः उनसे भी नए उत्पादों के लिए विचार प्राप्त हो सकते हैं। और छठा, मध्यस्थ भी उत्पाद के विचारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। उनका उपभोक्ताओं, ग्राहकों, फुटकर व्यापारियों से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, अतः वे अच्छे विचार दे सकते हैं। इस प्रकार सातवां है, शोध विकास कार्यक्रम के द्वारा संस्था नए उत्पादों की खोज कर सकती है। नई दवाओं, नए रासायनिक पदार्थों, नए उपकरणों,
साधनों की खोज, शोध और विकास कार्यक्रम द्वारा की जा सकती है। अब है ये अतः उत्पाद के विचारों का ठोस आधार साधन है। 8वां है प्रतिस्पर्धी संस्थाएं, 9वां है विनियोजक, 10वां है विदेशी बाजार और 11वां अन्य स्रोत जैसे पत्र पत्रिकाएं, विभागीय प्रतिवेदन, प्राचीन ग्रंथ, स्वतंत्र शोधकर्ता एवं विचारक, व्यापार संघ, चैम्बर आदि। विचारों की उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना पड़ता है तथा नियोजित प्रयास भी करने पड़ते हैं। ऐसे विचारों के विकास के लिए आजकल कुछ तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। अब दूसरी अवस्था विचारों की जांच परख, स्क्रीनिंग ऑफ द आइडियाज। उत्पाद विकास की प्रक्रिया के प्रथम चरण में जहां अधिकाधिक विचारों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जबकि चरण में से ही प्रत्येक अगले चरण में उत्पाद विचारों को कम करने का प्रयास किया जाता है। उत्पाद विकास प्रक्रिया के प्रथम चरण में प्राप्त या संकलित उत्पाद विचारों को इस दूसरे चरण में जांचा परखा, उनका मूल्यांकन किया जाता है। उनके जांच परख और मूल्यांकन के बाद उन विचारों को त्याग दिया जाता है जो संस्था के लिए किसी भी कारण से अनुपयोगी होते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित प्रमुख मापदंडों पर उत्पाद विचारों को जांचा परखा जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। संस्था के उद्देश्य के साथ अनुकूलता, विचारों की व्यवहारिकता, विचारों को अपनाने पर आवश्यक पूंजी, कच्चे माल व अन्य साधनों की उपलब्धता, तकनीकी और प्रबंधन की योग्यता की उपलब्धता, उत्पाद की नवीनता, विपणन योग्यता, संस्था की ख्याति पर प्रभाव इत्यादि। उत्पाद विचारों की जांच परख उत्पाद विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, अतः इसमें संपूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। इनमें थोड़ी सी भी असावधानी से प्रतिकूल या अव्यवहारिक उत्पाद विचार छटनी होने से रुक जाता है और प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच जाता है। ऐसे में संस्था को समय, श्रम तथा धन की भारी उठानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, अनुपयोगी विचार को अगले चरण के पास होने देने से कई बार बहुत उपयोगी विचार से भी ध्यान हट जाता है। इसका भी संस्था को कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस संदर्भ में सोहेलता गुल्टेन ने ठीक ही कहा है, अच्छे विचारों को तेजाली देने से अवसर खोने लगते हैं तथा कमजोर विचारों को अपनाने से लागतें बढ़ने लगती है। अब तीसरा चरण है व्यवसायिक विश्लेषण। जांच परख के बाद जो उत्पाद विचार दमदार व हितकारी नजर आते हैं, उनका व्यवसाय विश्लेषण किया जाता है। दो शब्दों में जांच परख और मूल्यांकन के बाद शेष बचे उत्पाद विचारों की व्यवसायिक उपादेयता, व्यावहारिकता व लाभदेयता का अध्ययन किया जा सकता है। सामान्यतः उत्पाद विचारों के व्यवसाय विश्लेषण में निम्नलिखित बातों का विश्लेषण किया जाता है। मांग विश्लेषण, जिसमें सभी उत्पाद विचार से निर्मित माल की संभावित मांग का विश्लेषण अनुमान किया जाता है। लागत विश्लेषण, जिसमें उत्पाद निर्माण के लिए आवश्यक पूंजी, उत्पाद निर्माण, विपणन की लागतें आदि का अनुमान विश्लेषण किया जाता है। लाभदेयता विश्लेषण, जिसमें उत्पाद की लाभदेयता का अनुमान लगाया जाता है। इस हेतु उत्पाद का ब्रेक इवन विश्लेषण तथा इससे संबंधित कई अनुपात विश्लेषण भी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पाद विचार का व्यवसाय विश्लेषण के समय संपूर्ण व्यवसायिक वातावरण के घटकों, अर्थव्यवस्था की स्थिति, उत्पाद की संभावित जीवन चक्र आदि का भी विश्लेषण किया जाता है। चौथा, उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस अवस्था में उत्पाद विचार को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। इस चरण में उत्पाद को वास्तविक रूप में से बनाया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पाद के रंग, रूप, गुण, आकार तथा किस्म, पैकेजिंग, नाम आदि का भी निर्धारण किया जाता है। उत्पाद विकास के चरण में निम्नलिखित प्रकार की क्रियाएं की जाती है। लक्षण निर्धारण क्रियाएं, जिसके अंदर विपणन विभाग ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, पसंद की वरीयता आदि के आधार पर उत्पाद के लक्षणों को निर्धारित करता है। इससे उत्पाद के किस्म, रंग, रूप, आकार, डिजाइन आदि को निर्धारित किया जाता है। दूसरा, वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग क्रियाएं, जिसके अंतर्गत उत्पाद को भौतिक स्वरूप या मूर्त रूप से तैयार किया जाता है। विपणन विभाग द्वारा निर्धारित उत्पाद के लक्षणों के अनुरूप ही उत्पाद का विकास किया जाता है। तीसरा, क्रियात्मक परीक्षण, जिनमें उत्पाद की क्रियाशीलता, संचालन की जांच की जाती है। और चौथा, उपभोक्ता वरीयता परीक्षण, जिसमें उपभोक्ताओं की वरीयता की जांच की जाती है। इस हेतु कुछ उपभोक्ताओं से उत्पाद का परीक्षण भी कराया जाता है। और पांचवा, विपणन मिश्रण का निर्धारण, जिसमें उत्पाद के विपणन कार्यों में मिश्रण को निर्धारित किया जाता है। इसमें उत्पाद का नाम, पैकेजिंग, लेबलिंग, वितरण विधियाँ, संसाधनों आदि का निर्धारण किया जाता है। अब पांचवी अवस्था या प्रक्रिया, जांच विपणन। उत्पाद विकास के टेस्ट मार्केटिंग। उत्पाद विकास के पिछले चरण में हमने लिखा है कि उस चरण में उत्पाद के वास्तविक स्वरूप में लाया जाता है तथा उसकी कुछ उपभोक्ताओं से जांच भी कराई जाती है। किंतु इस अवस्था या चरण में उत्पाद की उपभोक्ताओं से जांच कराने तथा उसकी प्रतिक्रिया जानने हेतु वास्तविक बाजार में प्रस्तुत कर दिया जाता है। यद्यपि यह बाजार बहुत सीमित क्षेत्र का होता है। जांच विपणन वस्तुतः एक प्रकार का विपणन अनुसंधान ही है, जहां विपणन के प्रमुख उद्देश्य लाभ निम्नानुसार है। पहला, भावी उत्पाद की बिक्री संभावनाओं ज्ञात करना, उत्पाद के संबंध में उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों के विचारों और प्रतिक्रियाओं जानना, उत्पाद विपणन कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, उत्पाद के दोषों का पता लगाना और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया को जानना, उत्पाद का उचित मूल्य निर्धारित करना, वैकल्पिक उत्पाद के विपणन कार्यक्रम की प्रभावशीलता को जांचना। अब छठी अवस्था है उत्पाद का व्यवसायीकरण, प्रोडक्ट कॉमर्शलाइजेशन। जब जांच विपणन के परिणाम उत्साहजनक आ जाते हैं
तो उत्पाद का व्यवसायीकरण किया जाता है। उत्पाद व्यवसायीकरण से उत्पाद को वास्तव में पूरे बाजार में प्रस्तुत करने से हैं। उत्पाद के व्यवसायीकरण हेतु आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना, जिनमें निम्न व्यवस्थाएं की जाती है। पहली, नए उत्पाद के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना, जिनमें पूंजी, यंत्र, उपकरण, कच्चा माल आदि प्रमुख है। बाजार क्षेत्र का निर्धारण करना, लक्ष्य बाजारों के लिए विपणन रणनीति बनाना, मूल्य नीति, उधार नीति आदि का निर्धारण करना, वितरण मध्यस्थों की व्यवस्था करना, संवर्धनात्मक निर्णय व्यवस्था करना, विक्रय दल की नियुक्ति, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उत्पाद की सतत किस्म नियंत्रण की व्यवस्था करना, अन्य विभागों से समन्वय करना और नवीन उत्पाद के नाम, ब्रांड, पेटेंट, पैकेजिंग आदि के पंजीयन सुरक्षा की व्यवस्था करना, उत्पादों के परिवहन भंडारण की व्यवस्था करना। उत्पाद का व्यवसायीकरण करने के बाद उसका एक निरंतर अनुगमन भी करना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है कि अपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कहाँ सफल हुआ, कहाँ असफल हुआ, उसमें विक्रय में कमी के क्या कारण है और विक्रय में ज़्यादा वृद्धि के क्या कारण है, इसका फॉलो अनुगमन करना चाहिए। इससे उत्पाद विपणन की समस्याएं नहीं आती है तथा माल के छोटे मोटे दोषों को यथासमय दूर किया जा सकता है। इस प्रकार उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करके कोई भी संस्था अपने उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रकार उत्पाद विकास प्रक्रिया के इन 6 चरणों के आधार पर जो एक आदर्श योजना है, इसके आधार पर संपन्न किया जा सकता है। धन्यवाद।